नमस्ते दोस्तों। ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस में जो पेपर 4 होता है, अ, तो उसमें पेपर 4 में एथिक्स अर्थात नीति शास्त्र का जो टॉपिक है पेपर 4, तो उसमें नीति शास्त्र पर विशेष चर्चा होती है और चर्चा के साथ साथ उसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों पर बातें होती हैं। और इस सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों पे जब बात होती है तो इसमें मेन बात तो यही है कि ज़्यादा ज़्यादा व्यवहार पर पक्ष जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सैद्धांतिक मॉडल क्या उसका सिद्धांत है, क्या उसके सिद्धांत की मूलभूत ज़रूरतें हैं, क्या क्या बिंदु हैं, तो उस पर पहले फोकस किया जाता है। ठीक, तो पहले हम लोग समझना चाहिए कि क्या सिद्धांत है, क्या उसका मतलब है, क्या उसमें उसका दर्शन क्या है। मेन रूप से दर्शन क्या है, तो उसी दर्शन को हम लोग आज सीखने की कोशिश करेंगे। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र जैसे कि लिखा गया कि आदर्श मानवीय विज्ञान है। ठीक है, कुछ मानदंड स्थापित करने का प्रयास करता है, जो कि कुछ मानदंड स्थापित करने का प्रयास करता है। आदर्श मानवीय विज्ञान वो मानदंड का मतलब कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की कोशिश करता है जिसमें सही गलत का निर्णय किया जा सके। ठीक है, जिसमें ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसे नियम विनियम मतलब तरीके जिससे सही और गलत का निर्णय लिया जा सके। इसमें ऐच्छिक कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। देखिए, जैसे प्रशासक होता है, मेन रूप से प्रशासन के लिए ये बनाया गया। और प्रशासन के लिए जब बना तो सबसे बड़ी बात यही आई कि प्रशासन में हर जगह कानून नहीं होता है। कानून जब प्रशासन में हर जगह नहीं होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ निर्णय तो लिए जाते हैं अपने आप से। तो जब कुछ निर्णय अपने आप से लिए जाते हैं तो उसी जो अपने आप से निर्णय ऐच्छिक कार्य किए जाते हैं अपने आप से निर्णय लेकर, उसी ऐच्छिक कार्य को का जो मूल्यांकन होता है वही नीति शास्त्र के अंतर्गत देखा जाता है कि क्या ये नीति शास्त्र के अंतर्गत सही और गलत है, कितना सही है या कितना गलत है। तो उसी मानदंडों का जो एक समन्वय है, एक विन्यास है, वो नीति शास्त्र प्रदान करता है। एथिक्स जो है वो प्रदान करता है। जैसे कि कोई प्रशासक है, उदाहरण लिया जाए, उदाहरण लिख भी दिया गया कि कोई बूढ़ी महिला है, लॉकडाउन में पुलिस वाले ने सुबह या शाम को घर के बाहर टहलने के लिए मतलब इच्छा जाहिर की, तो उसको आदेश मिल गया कि हाँ आप टहल सकती हैं। ज़्यादा टहल नहीं सकती लेकिन टहल सकती हैं आप। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि अगर बूढ़ी औरत है और उसको अगर अंदर रखा गया घर में कई दिनों तक रह गई तो उसका वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उस ब्लड प्रेशर के मरीज को ये सुविधा प्रदान कर दी गई कि आप बाहर थोड़ा बहुत टहल सकती हैं। लेकिन ये तो कानून के और नियम के विपक्ष में है, उसके विरोध में है। लेकिन इसको अगर नैतिक मानदंड पर नीति शास्त्र के आयाम से अगर देखा जाएगा तो कहाँ तक सही है, उस सही और गलत का निर्धारण किया जाएगा कि हाँ कितना उचित है, कितना। नियम और कानून तो तोड़े गए लेकिन उसका औचित्य कहाँ तक है, कहाँ सही है कि अगर वो मरीज है किसी और निरोग की, अगर उसको इस चीज़ की ज़रूरत है टहलने की, तो उसको टहलने दिया जाए। नहीं तो पता चलेगा कि उसके अलावा और विकार आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नीति शास्त्र के बारे में इतना बहुत है। ठीक, इसके साथ ही साथ नीति शास्त्र की जो विशेषता होती है वो, अब कोई कानून है जो कुछ ऐच्छिक कार्य, यहाँ पर बताया ही गया कि कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। ऐच्छिक कार्य, तो उस ऐच्छिक कार्य को अगर हम लोग देखेंगे कि उस वो नियम या कानून के विपरीत गया, अगर उसके खिलाफ गया, उसने अपने अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार कुछ काम कर दिए जहाँ कानून और कोई नियम नहीं है, तो उसको कहाँ तक कितना औचित्यपूर्ण ठहराया जाए, तो उसके लिए वो तार्किकता होती है। पहली जो नीति शास्त्र की विशेषता है नीति शास्त्र की,
वो तार्किकता है। कितना तार्किक है, अगर बूढ़ी औरत को कर्फ्यू के दौरान या किसी लॉकडाउन के दौरान उसको घर के बाहर कुछ दूर तक टहलने की आज्ञा मिल गई, परमिशन मिल गई, तो कहाँ तक तार्किक है? तार्किक किस लिए है कि वो बूढ़ी है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, उसको टहलना जरूरी है, घर में बंद रहेगी तो ज़्यादा बीमार होने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि उसको स्पेशली छूट मिली है, किसी विशेष आदमी को नहीं। उसको देख के सब लोग नहीं मांग सकते हैं कि आज्ञा मांग सकते हैं कि हम भी बाहर जाके टहल सकते हैं। तो इसके साथ ये तार्किक रूप से सही है और इसमें विवेक है। नीति शास्त्र में विवेक होना चाहिए। ठीक है, कितना विवेक है? ये विवेक तो है ही। विवेक का मतलब ज्ञान है ही कि कोई आदमी जो है विवेक से कोई निर्णय लिया गया है। कोई प्रशासक निर्णय ले रहा है तो विवेक से ले रहा है, ये नहीं कि पागलपंथी की तरह कुछ भी निर्णय ले लिया। अगर निर्णय लिया गया कि बूढ़ी औरत कुछ दूर तक बाहर घर के टहल सकती है तो वो टहल सकती है। ये नहीं कि हर आदमी को हम टहलने का आदेश दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियम का, कानून का उल्लंघन हो जाएगा। उसको एक विशेष परिस्थिति में है वो महिला, इसलिए उस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि वो कुछ देरी तक सुबह और शाम को घर के बाहर टहल सकती है। ठीक। और उसके साथ ही साथ जो तीसरी बात होती है नीति शास्त्र में, नीति शास्त्र में तीसरी बात होती है संकल्प की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, जो निर्णय लेने वाला होता है, कोई प्रशासक जो निर्णय लेता है वो उस संकल्प में, उस निर्णय में स्वतंत्र होता है। उस पर कोई बाध्यकारी शक्ति, कोई दबाव नहीं डालती है। कानून और विनियम, नियम एक तरफ होते हैं, लेकिन उसकी जो निर्णय की शक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है, किसी से पक्षपातपूर्ण, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में नहीं होती है। ठीक है, जैसे में कोई भी सिविल सेवक है, काम कर रहा है, अगर काम करते हुए उसके ऊपर कोई भी दबाव पड़ गया कि ये काम आपको करना है, किसी मंत्री का, किसी नेता का या किसी व्यवसायिक समूह का दबाव डाल दिया गया, तो वो नैतिक रूप से गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने लगेगा। और इसी तरह नीति शास्त्र के जो नियम हैं, तार्किकता है, विवेक है और संकल्प की स्वतंत्रता है, जो निर्णय लिए गए वो संकल्प में स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए वो गलत हो गए। ठीक है, तो नीति शास्त्र की जो सबसे बड़ी विशेषताओं में ये तीसरी विशेषता है कि संकल्प में संकल्प की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे तार्किकता है, विवेक है, उसी तरह संकल्प की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इसी के साथ चौथी जो विशेषता है नीति शास्त्र की, वो परहितवाद है। परहितवाद का तात्पर्य होता है, परहितवाद का तात्पर्य होता है कि आप जो हैं, कोई भी सिविल सेवक है या कोई भी कर्ता, एक्टर है, वो कोई भी निर्णय लेगा तो वो दूसरे के हित में लेगा, अपने हित में नहीं लेगा। जिस तरीके से कोई भी दबाव नहीं सह सकता, उसी तरह वो अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले रहा है, क्योंकि उसमें उसका हित है। अगर बूढ़ी औरत को वो सुबह शाम टहलने का आदेश अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई सर्वेंट दे दे, सॉरी सर्वेंट नहीं, कोई पुलिस वाला अगर दे देता है, तो इसमें उसका हित नहीं है। इसमें इसका मतलब कि उसको 500 रुपये, 1000 रुपये दे के रिश्वत नहीं दी गई। उसमें ये देखा गया कि ये महिला बीमार है, बीमार होने की संभावना इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसको बाहर टहलने के लिए आदेश मिला या आज्ञा प्राप्त हुई। इसमें उसका कोई हित नहीं है। अगर वही 500 रुपये, 1000 रुपये रिश्वत लेके उसको टहलने का आदेश देता, आज्ञा प्रदान करता, तो इसका तात्पर्य हो जाता कि वो परहितवाद में नहीं, अपने हित में काम कर रहा है। और उसके बाद जो पांचवा नियम है, जो पांचवी विशेषता है नीति शास्त्र की, वो है सार्वभौमिकता। ठीक है, सार्वभौमिकता क्या है? नीति शास्त्र जो होता है वो हर जगह जो एक परिस्थिति और समय के अनुसार हर जगह वो क्या होता है कि विद्यमान होता है।
अगर उसमें ये सारे गुण होते हैं, तार्किकता होती है, विवेक होता है, संकल्प की स्वतंत्रता होती है, परहितवाद होता है, तो हर जगह सार्वभौमिक रूप से वो सत्य माना जाएगा। उसमें कोई भी कमी नहीं होगी, कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता है कि एक पक्ष में एक जगह पर ये गलत है और दूसरे जगह पर सही है, तो इसका कोई मतलब नीति शास्त्र में नहीं होता है। नीति शास्त्र जब नैतिकता और नियम की बात करता है, सार्वभौमिक रूप से वो सत्य होता है, क्योंकि वो सत्य की संकल्पना पर आधारित होता है नीति शास्त्र। ठीक है। उसी के साथ साथ उसमें सद्गुण होते हैं, सार्वभौमिक होने के साथ साथ उसमें सद्गुण होते हैं। कोई भी वो गुण, सद्गुण वो गुण होता है जिसके कारण वो अपने हित में न ध्यान देते हुए सारी मानव जाति या पूरे प्राणी जाति, पर्यावरण और इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीवों के हित में अगर काम कर रहा है, उनके अनुकूल काम कर रहा है, तो वही सद्गुण संपन्न होता है। और वही सद्गुण होता है जिसके कारण वो नीति शास्त्र जो होती है वो सार्वभौमिक रूप से सत्य हो जाती है। ठीक।